Hello dear students, it's Kiran, your teacher. Today we are going to know about queries based on Indian Constitution. Yes, इस वीडियो में Constitution based कुछ questions मैं डाल रही हूँ, so आपके लिए useful होगा. आप देखना शुरू करो. ये आपका first question. Distribution of power between union and state government policy borrowed from which nation? जो हमारे संविधान में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो किससे लिया गया है, किस कंट्री से लिया गया है? तो वो है कनाडा. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप टेकन फ्रॉम विच कंट्री? जो सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया है वो किस कंट्री से लिया गया है, और अब मैं इसे एक्सप्लेन भी करूंगी कि ये सिंगल सिटीजनशिप है क्या. तो आंसर आप सुनो पहले. ये तो ब्रिटेन से लिया है हमारे संविधान में. तो अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि वी ऑल आर इंडियंस. ऐसा नहीं कि आप झारखंड से हो तो झारखंडी भी हो और इंडियन भी हो. ऐसा नहीं है कि आप पंजाब से हो तो पंजाबी भी हो और इंडियन भी हो. सिंपली इंडियन. दैट मीन यहाँ किसी भी स्टेट का कोई लेना देना नहीं है. दैट मीन हम किसी भी स्टेट में रिसाइड कर रहे हो, रह रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग एक ही सिटीजन हैं और वो इंडियन सिटीजनशिप हमारे पास है. ठीक है. लेकिन बहुत से ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप चलती है. तो पहले तो क्वेश्चन ये मैंने दिया था कि कहाँ से ये हमने लिया है. तो हमारे संविधान में जो ये चीज़ है वो हमने ब्रिटेन से लिया है. लेकिन वो कौन सा देश है जहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप चलता है? तो यहाँ जो मैं दे रही हूँ ब्रैकेट, आप देखो. जैसे यूएसए है जहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप चलता है, और ऊपर मैंने बस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. ऑल द पीपल रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स और टेरिटरीज इन विच दे रेसाइड्स आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री. दैट मीन यहाँ पर वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बोला कि सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है वो नागरिक, वो सिटीजन्स किसी भी स्टेट में रह रहा हो उस कंट्री के, डजेंट मैटर, वो सिर्फ एक सिटीजन कहलाएगा और वो इंडियन सिटीजन है. लेकिन जैसे यूएसए में ऐसा नहीं होता. वहाँ पर यूएसए का जो सिटीजन है, एक तो वो कंट्री का सिटीजन कहलाता है यूएसए को, और प्लस उस स्टेट का भी सिटीजन वो कहलाता है जहाँ पर वो रहता है. ठीक है. तो एक तरह से ये क्या हुआ, ड्यूअल सिटीजनशिप वाली चीज़ हुई, जो हमारे यहाँ नहीं है. हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है. Your next question is, by which legislation India and Pakistan were divided into two independent nation? तो वो कौन सी लेजिस्लेशन है या फिर वो कौन सा एक्ट है, वो कौन सा रूल था जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुआ था? तो सिंपली उसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. ये वो एक्ट था जिसके तहत जो है इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था. Your next question is, currently there are how many fundamental rights are recognized by the Indian Constitution? आज की डेट में वो कितने ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है? बहुत जगह इस पे कंफ्यूजन है. कई जगह आपने 7 पढ़ा है. सो डियर, मैं आपको यहाँ क्लियर बता दूं कि 6 फंडामेंटल राइट हैं. अब 7 राइट जहाँ देख रहे होगे वहाँ पर राइट टू जो है प्रॉपर्टी के राइट के बारे में चर्चा है. तो ये 6 राइट आज के हमारे संविधान में कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. और नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट मैं ये कह दूं कि ये सारे अधिकार इस अधिकार के बिना, इस राइट के बिना बेकार हैं. और वो क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी. यानी हमें अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज पाने का, उपचार पाने का, अगर हमें हमारे किसी भी राइट को लेने से किसी भी तरीके से रोका जाता है तो हम इसका उपचार पा सकते हैं. कौन, मतलब जैसे अगर आप जाकर केस करते हो कि भाई आपको इक्वालिटी नहीं दी जा रही है या फिर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो फिर वो किस अधिकार के तहत आप कर सकते हो? तो वो अधिकार यही है. हम लोग कह सकते हैं कि सारे राइट्स की सुरक्षा इसी के थ्रू होती है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वर इंस्पायर्ड बाय विच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स? इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस फंडामेंटल की चर्चा अभी हमने की, वो एक्चुअली किस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से इंस्पायर्ड है? तो ये है फ्रेंच डिक्लेरेशंस ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स. दैट मीन्स कि हमने फ्रांस से लिया है और यूनाइटेड स्टेट्स से भी लिया है. जिन फंडामेंटल राइट की चर्चा अभी हमने की, ये हमारे संविधान में है. बट ये हमने कहाँ से सीखा, कहाँ से लिया? तो ये हमने फ्रेंच डिक्लेरेशन से लिया है और साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट से भी लिया है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया?
तो वो है तुषार मेहता जी। अब वैसे मैं बता दूं कि एक्चुअली ये करंट अफेयर्स के लिए तो नहीं था वीडियो, लेकिन मैंने इसमें कुछ नाम ऐसे डाले हैं। एक्चुअली मुझे आपको डिफरेंशिएट करके समझाना था कि सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल में क्या अंतर है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनके साथ ये भी दे दूं। तो अब यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि करंट सॉलिसिटर जनरल तो एक्चुअली तुषार मेहता जी हैं, और जो अटॉर्नी जनरल है उनके बारे में मैं बताऊंगी, वो हैं के वेणुगोपाल जी। लेकिन पहले आप समझ लें, तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो सबसे बड़े पोजीशन पर होते हैं, टॉप पोजीशन पर होते हैं लॉ के हिसाब से हमारे देश में। और उनके बाद जो पोजीशन होती है वो सॉलिसिटर जनरल की होती है। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में देकर समझाने की थोड़ी कोशिश की है। द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज सबॉर्डिनेट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ फॉर इंडिया नहीं होगा, ऑफ इंडिया आप कर लेना। तो अटॉर्नी जनरल जो है हमारे देश के, उनके जो है एक असिस्टेंट के तौर पे, सबॉर्डिनेट के तौर पे जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, दैट मीन टॉप पोजीशन पर अटॉर्नी जनरल होते हैं। नेक्स्ट है हु एम्पावर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किसके पास ये अधिकार है कि वो अटॉर्नी जनरल को हायर करें, चुने? तो ये अधिकार एक्चुअली हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास है। प्रेसिडेंट जी है जो है अटॉर्नी जनरल को चुनते हैं। बस मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि करंट अटॉर्नी जनरल हमारे कौन है। तो 15th एंड करंट अटॉर्नी जनरल इज के वेणुगोपाल जी हैं। इन्हें रीअपॉइंट किया हमारे जो करंट प्रेसिडेंट जी हैं उन्होंने, श्री रामनाथ कोविंद जी ने। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is the only person holding the right of appointment of Chief Justice of India? कौन है एक ऐसे पर्सन जिनको ये अधिकार है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करें? तो ये अधिकार हमारे देश में प्रेसिडेंट साहब को होता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज by which procedure the president of India may be removed before expiry of the term? वैसे तो हमारे संविधान में रूल है कि एक बार आपने प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर दिया तो उनको उनके पद से हटाया नहीं जा सकता उनके काम के पूरा होने से पहले। हाँ, अगर वो खुद रिजाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि वो कौन सा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप प्रेसिडेंट को या फिर हमारे प्रेसिडेंट को उनके पद से रिमूव किया जा सकता है उनके टाइम के खत्म होने से पहले। तो उस प्रोसीजर का नाम है इम्पीचमेंट। दैट मीन प्रेसिडेंट को उतारा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ऐसी कोई इलीगल कंडीशन हो जाए या फिर कोई ऐसा इल्ज़ाम प्रेसिडेंट पर लग जाए कि उन्होंने वॉयलेट किया है संविधान को किसी भी टर्म में, तो उन्हें इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा उतारा जाता है। इम्पीचमेंट है क्या? तो बस वही पार्लियामेंट के जो है 2/3 जो है बहुमत की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन वैसे ही करने की कोशिश की है। देखो आप, द प्रेसिडेंट में ऑल्सो बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी of the term through impeachment for the violating the constitution of India। जो प्रेसिडेंट जी हैं उनको उतारा जा सकता है उनके पद से, उन पर ये इल्ज़ाम हो अगर कि वो वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो पार्लियामेंट से उतारा जा सकता है। द प्रोसेस में स्टार्ट इन आइदर ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जो प्रोसेस है वो जो है स्टार्ट किया जा सकता है आइदर ऑफ टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। किसी भी हाउस में ये शुरू किया जा सकता है क्योंकि पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। दैट मीन प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की प्रक्रिया कहीं भी शुरू हो सकती है, किसी भी हाउस से ली जा सकती है, शुरू की जा सकती है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमीशन दैट मीन जो इलेक्शन की जिम्मेदारी होती है या फिर नेशनल इलेक्शन कमीशन जो बोलते हैं, तो उनके जो चीफ हैं उनको इलेक्ट करने का अधिकार किसके पास होता है? तो प्रेसिडेंट के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? किसके पास अधिकार है कि वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करें? तो अभी तक आपको मैंने बहुत से प्रेसिडेंट का जवाब दिया है, लेकिन प्लीज़ वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जो है प्रेसिडेंट साहब नहीं करते। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कौन करता है? तो इलेक्टरल कलीग ही करते हैं। ठीक है, और प्रेसिडेंट साहब को भी कौन चुनता है? तो इलेक्टरल कलीग ही चुनते हैं जो चुनकर। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्टरल कलीग है कौन? तो ये वो लोग होते हैं जो चुनकर आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, एमपीज होते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको दे रही हूँ फिर से एक बार देखो, जो इलेक्टेड कलीग होते हैं वो चुनकर आते हैं। इलेक्टेड कलीग कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया।
वो उन्हें चुनते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द इनॉग्रल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये आप जानते हो, एक्चुअली बस मैंने इनॉग्रल वर्ड डाल दिया है। आप जानते हो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ ये डालकर बताने की कोशिश की कि शुरुआत, इनॉग्रेशन किन्होंने किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के पद का। तो एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू जी ही थे जो हमारे पहले थे, उन्होंने ही तो इनॉग्रेट किया था इस पद को। इनका पीरियड जो था 1947 टू 1964, 64 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट वाला वीडियो मैंने आपको दिया है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दैट मीन प्राइम मिनिस्टर के बाद की जो पोजीशन होती है, असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोलना है उन्हें, एक्चुअली डेप्यूटी ही बोला जाता है। केवल केवल मैं समझाने के लिए ऐसा कह रही हूँ। तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका टाइम पीरियड था 1947 टू 1950। हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके बारे में भी आप जानते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्योंकि मैं एक बंच बना रही थी तो मैंने सोचा इनके नाम को भी डालना ज़रूरी है। और उससे पहले ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है 1950 से प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन उससे पहले की डिटेलिंग मैंने आपको दी है प्रेसिडेंट वाले वीडियो में ही। जो मैं ग्रुप सारे प्रेसिडेंट्स के बारे में आपको बता रही थी उस वीडियो में मैंने आपको दिया है, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। देखूंगी मैं, उसका लिंक भी डाल दूंगी वीडियो के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फेमस राइटर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। हालांकि इनके बारे में बता दूं दोबारा एक तरह से, जो संविधान जो हमारे 12 वॉल्यूम्स में बने हैं उनको, उनका एक संक्षेप रूप इन्होंने प्रस्तुत किया है। दैट मीन संविधान की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को, थोड़े से चीज़ों को लेकर एक सारांश के तौर पे इन्होंने बुक लिखा है और इनका नाम है दुर्गादास बासु। आप चाहें तो अमेजोन पे ये बुक अवेलेबल है अभी भी। Your next question is who said this famous quote that constitution is not a mere lawyer's document, it is vehicle of life and its spirit of its spirit is always the spirit of age। किसने ये फेमस जो है कोट कहा है? कहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। बड़ी अच्छी सी बात इन्होंने कही है। क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सिर्फ एक मेयर लॉयर्स के डॉक्यूमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें संविधान के बारे में बात होती है और लॉयर्स को ही कानून और इनके बारे में जानकारी होती है। बट उनका कहना है कि ये सिर्फ एक छोटा सा पीस नहीं है, मेयर जो है लॉयर्स डॉक्यूमेंट का एक पीस नहीं इसे समझो, ये एक व्हीकल है ऑफ लाइफ। व्हीकल दैट मीन वाहन है। तो मैं इसे यहाँ ऐसे इंटरप्रेट करूँगी कि ज़िंदगी जीने का एक वाहन है जिसके थ्रू या जिस पे चढ़ के या जिसका इस्तेमाल करके जो है आप आगे बढ़ते हो। सपोज़ दैट आपको कोई परेशानी होती है तो आप कानून का ही तो सहारा लेते हो किसी ऐसी परेशानी में जिसे आपको किसी अधिकार से लेने से रोका जाता है। तो एक्चुअली वो संविधान ही तो है। तो आप और हम तो लॉयर नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए भी ये यूज़फुल है। तो ये सिर्फ लॉयर का डॉक्यूमेंट तो नहीं है। तो इस तरीके से एंड इट्स स्पिरिट, और इसकी जो स्पिरिट है दैट मीन कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। ये वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। हाँ ठीक है, इसमें कई संशोधन भी किए गए हैं क्योंकि बहुत पहले बना है और वक्त के साथ इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं, लेकिन फिर भी आज भी ये हमारे लिए उतना ही यूजफुल है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस। हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, वो कौन थे प्राइम मिनिस्टर जब हम आज़ाद हुए थे ब्रिटिश के, तो उनके बारे में बात यहाँ कर लें। उनका नाम था क्लेमेंट एटली, जो कि उस दौरान जो है ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वॉज द माउंट बेटन प्लान। माउंट बेटन का क्या प्लान था? तो एक्चुअली माउंट बेटन जो है, लॉर्ड माउंट बेटन इनका एक्चुअली नाम है। और लॉर्ड माउंट बेटन जो है एक्चुअली हमारे उस टाइम के, जब आज़ाद हो रहे थे उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। तो उनका ही ये प्लान था, उनके नाम पर ही ये प्लान बना है। तो एक्चुअली ये कुछ प्लान ये था क्योंकि उसी दौरान जो है कम्युनिटीज़ के डिवीज़न की भी बात आई थी। तो माउंट बेटन प्लान वॉज एन एग्रीमेंट, एक समझौता था जो कि लॉर्ड माउंट बेटन थे ऑब्वियसली, वो तो थे ही, और साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे और मुस्लिम लीग के साथ साथ सिख कम्युनिटीज़ भी थी। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्चुअली ये नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच की जो थी वो बड़ा समझौता था, जिसके जो है जो माउंट बेटन के सामने हुआ था। हु वॉज द गवर्नर जनरल
ड्यूरिंग द इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय में गवर्नर जनरल कौन थे? तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। Your next question is who is empowered to appoint the judges of the Supreme Court? किनको ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर लें? तो ये अधिकार हमारे प्रेसिडेंट साहब को होता है। प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होता है। प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के जज चुने जाते हैं वो चीफ जस्टिस के से सलाह के बिहाफ पर जो है प्रेसिडेंट साहब चुनते हैं। और हमारे जो करंट चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है शरद अरविंद बॉब्डे, ये उनका नाम है। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है। और वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं करंट अफेयर्स तो नहीं बना रही थी, लेकिन हाँ मुझे लगा कि कुछ जगह इनको डालना ज़रूरी है, तो मैंने वो नेम्स भी डाले हैं। हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं क्या, वो पहले आप सुन लो। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो रूलिंग पार्टी होती है उनके ही जो मेंबर्स का समूह होता है वो होता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर एक्चुअली उनके एडवाइज़र भी कंसिडर किए जाते हैं, या फिर आई मीन प्रेसिडेंट साहब के, क्योंकि उनकी ही सलाह पे सारी चीज़ होती है। या फिर ऐसे समझो कि जैसे अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री कौन से पद को संभालेगा, या फिर कौन से लीडर, मंत्री तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो संभालने के बाद ही वहाँ के मंत्री कहलाते हैं, तो कौन से लीडर्स जो चुन कर आए हैं वो कौन सा पद संभालेंगे, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब डिसाइड करके ही बताते हैं उन्हें। और फिर प्रेसिडेंट साहब जो है एक एक को शपथ दिलवाते हैं उनके उस पद का, इसीलिए कहा जाता है कि प्रेसिडेंट साहब ही चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हु अपॉइंट्स द, यहाँ कुछ गलती नहीं है, इसे ऐसे ही आप समझना, मेरी टाइपिंग मिस्टेक ये बिल्कुल नहीं है। हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मैंने बार वहाँ स्ट्रेस डाला है, दैट इज कंट्रोलर। ये है क्या, कौन अपॉइंट करता है कंट्रोलर को, ऑडिटर जनरल को? तो एक्चुअली आंसर तो सिंपल सीधा सा है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं कंट्रोलर को एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि ये पद है। अब ये कंट्रोलर है क्या, तो वो आप सुन लो। तो कंट्रोलर का जो पद होता है वो एक्चुअली सीनियर सिविल सर्वेंट संभालते हैं, उनको दिया जाता है। अब इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करूं कि ऑडिटर जनरल जो है उनको किसी किसी कंट्री में एज अ कंट्रोलर जनरल के नाम से जाना जाता है, कहीं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से ही जाना जाता है। तो ये होते कौन है और इनका काम क्या होता है? तो कंट्रोलर जो होते हैं वो सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं। इनके पास चार्ज होता है विथ इम्प्रूविंग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी बाय ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑपरेशंस। तो कैग जो होते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ दिया, कैग के पास ये अधिकार होता है, जो कि सिविल सर्वेंट होते हैं, सीनियर पोजीशन पे होते हैं, उनके पास बहुत सा अनुभव होता है जिसके बिहाफ पर वो गवर्नमेंट के काम को देखते हैं, उनकी जिम्मेदारी को देखते हैं, उनको ऑडिट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को। क्योंकि गवर्नमेंट के जो मंत्रीगण होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, उनके साथ जो लोग होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है, लेकिन उन सब का लेखा जोखा जो है वो कंट्रोलर के पास ही होता है। आप ये देख रहे हो, ये जो है हमारे करंट कंट्रोलर हैं, जीसी मुर्मू, यानी आज के टाइम पे जो इंडियन गवर्नमेंट में कैग की पोजीशन संभाल रहे हैं, ये ये एक्चुअली इंजॉयज द, इनके पास क्या अधिकार है, तो यहाँ मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख लो। ये इंजॉय करते हैं सेम स्टेटस एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो आप समझ लो कैग के पास इतना अधिकार होता है, कुछ वैसे ही समझो कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा ही अधिकार रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के सारे कामकाज को ये देख रहे होते हैं। तो ये जो हैं, ये क्या, जो जीसी मुर्मू जी हैं, ये शुरू में जो है फॉर्मर प्रीवियस जो थे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे यूटी, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, क्योंकि उसे यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। जीसी मुर्मू जो है वो अभी करेंटली वो हमारे कैग हैं, दैट मीन इंडिया के कैग हैं।
Your next question is who appoint the chairman of other members of UPSC? यानी जो कौन अपॉइंट करता है चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स, जो भी चेयरमैन हैं यूपीएससी के या फिर उसके जो अदर मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने का अधिकार किनके पास होता है? तो वो अधिकार भी प्रेसिडेंट साहब के पास होता है। यहाँ यूपीएससी का मैंने फुल फॉर्म वैसे डाल दिया, आप जानते भी हो। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो पहले आप ये समझ लो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है क्या। देश में आर्थिक आपातकाल, दैट मीन अगर किसी तरह की आपात स्थिति हो जाए, धन की कमी हो जाए, आर्थिक कमी हो जाए देश के पास, तो ये अधिकार किसके पास होता है? प्रोक्लेम द फाइनेंशियल इमरजेंसी बताने का अधिकार तो ये हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास ये अधिकार होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग द नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज? जो नेशनल इमरजेंसी होती, कोई ऐसी आपात स्थिति आ जाती, कोई ऐसी इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है, तो वो कितना लंबा हो सकता है? तो वैसे तो 6 मंथ हो सकता है, लेकिन हाँ इसे बढ़ाया भी जा सकता है पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद। दैट मीन अगर पार्लियामेंट में अप्रूवल मिल जाए तो उसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ये भी हमारे संविधान में वर्णित है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the preamble of constitution of India adopted by the constituent assembly? कब जो प्रियम्बल था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल था वो अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा? तो वो वक्त था 26 नवंबर 1949 को ही जो है अडॉप्ट कर लिया गया था जो संविधान का प्रियम्बल है। प्रियम्बल क्या है? तो प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन होता है या है हमारे संविधान का। और मैं आपको बताऊं जितनी भी एनसीईआरटी के बुक है ना, किसी भी सब्जेक्ट का, अगर वो एनसीईआरटी का बुक है तो उसके फ्रंट में जो है आप देखोगे तो इंडिया के प्रियम्बल के बारे में दिया गया होता ही है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इट टुक टू ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितना लंबा टाइम लगा था इंडिया के संविधान को बनने में? तो वैसे तो कॉमन बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं 3 years लगा था, बट एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो 2 years 11 months एंड 18 days लग गया था। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the last session of the constituent assembly was held? लास्ट सेशन कब हुआ था constituent assembly का हमारे यहाँ? क्योंकि लास्ट सेशन कंस्टिट्यूंट असेंबली है क्या? तो पहले वो आप सुन लो, कंस्टिट्यूंट असेंबली है क्या? तो जिन्होंने संविधान बनाया था उन लोगों का समूह, या फिर ऐसे समझो कि संविधान बनाने के लिए चुने गए लोगों के समूह को हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो इनका जो लास्ट सेशन हुआ था दैट वाज ऑन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से तो ये लागू हो गया था हमारे देश में। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमिटी? यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, बनने से पहले ड्राफ्ट जब उसका प्रिपेयर हुआ, एक रूल बनने से पहले जो उसका आप कह सकते हो कि एक जो मसौदा तैयार हुआ, तो वो जो था वो उसके लीगल एडवाइज़र कौन थे कि भाई ड्राफ्ट जो है वो बना है तो वो कैसा होगा? तो उनका नाम है बी.एन. रॉ। बी.एन. रॉ नाम है और लीगल एडवाइज़र इनको कहा गया है, दैट मीन कानूनी सलाहकार जो थे वो ये थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। हालांकि मैंने बनाया है नेक्स्ट भी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बहुत लंबा कर दूं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सोचती हूँ कि आगे की चीज़ मैं दे दूँगी। ओके डियर, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।